हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है राजेश अमोला, टीचर साइंस आईसीटी वर्चुअल क्लास देहरादून से। और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 9 के सब्जेक्ट साइंस चैप्टर नंबर 11, जो हमारा पिछले लेक्चर से पिछली क्लास से कंटिन्यू है, जिसमें कि हम ऊर्जा को पढ़ रहे हैं। उससे पहले हमने जो गतिज ऊर्जा है और विभिन्न प्रकार की ऊर्जाओं को पढ़ा था। पिछली क्लास में हमने स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर डिस्कशन किया था। हमने उसमें कुछ न्यूमेरिकल्स देखे थे और वो टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया था। आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे स्टूडेंट्स? आज की क्लास में हम पढ़ेंगे ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा संरक्षण का नियम। ठीक है, आपने अपनी पिछले चैप्टर में एक और नियम पढ़ा है संरक्षण से संबंधित, वो है संवेग संरक्षण का, है ना। बल तथा गति के नियम में हमने संवेग संरक्षण के नियम को भी पढ़ा है। उसमें हमने ये पढ़ा था कि जो कुल संवेग होता है किसी टक्कर से पहले और टक्कर के बाद का, वो संरक्षित रहता है। ठीक है, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं ऊर्जा संरक्षण के नियम को। ये ऊर्जा संरक्षण का नियम होता क्या है, क्या इसमें कहा जाता है, क्या इसके कहने का मतलब है। बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है स्टूडेंट्स। और इसको स्टार्ट करते हैं हम समझना एक उदाहरण के द्वारा। दो प्रकार की ऊर्जाएं हमने पढ़ी है, एक तो हमने स्थितिज ऊर्जा पढ़ी है, एक गतिज ऊर्जा। तो एक उदाहरण लेते हैं, उसके आधार पर पहले तो मैं थोड़ा आपको रिवाइज करवा देता हूँ। गतिज ऊर्जा का जो सूत्र होता है E के इज इक्वल टू 1/2mv²। ठीक है, गतिज ऊर्जा E के इज इक्वल टू 1/2mv²। और स्थितिज ऊर्जा U इज इक्वल टू mgh, जहां m है वस्तु का द्रव्यमान, v है वस्तु का वेग, m है वस्तु का द्रव्यमान, g है गुरुत्वीय त्वरण जिसका मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, और h है वस्तु की जो तल है उससे ऊंचाई, चाहे वो पृथ्वी तल कह लीजिए, चाहे वो कोई सा भी तल कह लीजिए जिससे हम मेजरमेंट कर रहे हैं। अब सपोज एक केस हम लेते हैं स्टूडेंट, सपोज ये एक बॉल है। ठीक है, ये एक बॉल है, इसका द्रव्यमान स्मॉल m है, और इस बॉल को मैं पृथ्वी तल से जो है आसमान में फेंक रहा हूं, पृथ्वी तल से मैं आसमान में फेंक रहा हूं। तो जब ये पृथ्वी तल पर है, सपोज ये अभी ग्राउंड पर है, ओके, तो जब यहां से इस वस्तु को फेंका जाएगा ऊपर की ओर, तो इसको कोई वेग प्रदान किया जाएगा, कोई इसको वेलोसिटी देंगे तभी तो ये ऊपर पहुंचेगा। मतलब कि अगर मुझे इसको आसमान की तरफ फेंकना है तो मुझे उसके लिए इस वस्तु को या फिर इस बॉल को कुछ वेग प्रदान करना होगा। ठीक है, तो सपोज मैंने इसको कुछ वेग दिया v, स्मॉल v, तो इसमें जो गतिज ऊर्जा होगी वो क्या हो जाएगी 1/2mv²। ठीक है, ऐसे तो निकालते हैं गतिज ऊर्जा को। बात समझ में आ गई? समझे आप कि मैंने क्या किया, इस वस्तु को कोई वेग प्रदान किया तो ये ऊपर गई, तो ये गेंद ऊपर जाएगी। ठीक है, अभी आप मुझे बताइए यहां पर स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी। स्थितिज ऊर्जा के लिए हम सूत्र लगाएंगे mgh का, है ना। m मतलब द्रव्यमान, m दिया हुआ है, g का मान हमें पता होता है, h क्या होता है पृथ्वी तल से ऊंचाई। तो अभी तो इस पोजीशन पर ये पृथ्वी तल से कुछ भी ऊंचा नहीं गया, इस जगह पर h बराबर तो 0 होगा, क्योंकि यही पृथ्वी तल है और यहीं पर ये बॉल है। समझ रहे हो? तो यहाँ पर h इज इक्वल टू 0 होगा। जैसे जैसे वस्तु ऊपर की ओर जाने लगेगी वैसे वैसे h का मान बढ़ने लगेगा, परंतु अभी तो h 0 है, तो यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, u इज इक्वल टू mgh में आप h इज इक्वल टू 0 रखो तो पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इस बिंदु पर जहां पर मैं इस गेंद को ऊपर फेंक रहा हूं, मैंने इसको कुछ वेग प्रदान किया, इसकी कुछ गतिज ऊर्जा हुई, लेकिन इसकी स्थितिज ऊर्जा 0 हो गई। क्यों? क्योंकि अभी ये उसी स्थल पर है, अभी ये उस स्थल से ऊपर की ओर गति करना स्टार्ट नहीं किया। ठीक है, अब मैं इस वस्तु को जब इस वस्तु के पास जब गतिज ऊर्जा होगी तो गतिज ऊर्जा के कारण ये गति करेगा किसी एक दिशा में। मैंने इसको ऊपर की ओर फेंका है, ऊपर की ओर दिशा दी है, तो ये ऊपर की ओर गति करेगा, ये गेंद है ऊपर की ओर गति करेगी। ओके, तो स्लोली 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 ये ऊपर की ओर जाएगी, ऊपर की ओर जाएगी, ऊपर की ओर जाएगी, और धीरे धीरे इसकी स्पीड क्या होती है, कम होती है। कभी आपने गेंद को फेंका होगा, आप खेलते होंगे
तो आपने देखा होगा कि बॉल जैसे आप फेंकते हैं तो एकदम से तो ये थोड़ा तेजी से जाती है, फिर उसके बाद इसकी स्पीड धीरे 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 कम होने लग जाती है, और एक हाइट आती है जहां पर ये बॉल थोड़ा देर के लिए रुक जाती है, थोड़ा देर के लिए रुक जाती है, इसकी स्पीड इतनी कम हो जाती है कि ये रुक जाती है। मतलब आपने यहाँ पर कुछ वेग इसको प्रदान किया था, वो वेग ऊपर जाते 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 कम हो गया, और एक बिंदु ऐसा आया जहां पर ये वेग हो गया शून्य। तो ये टॉप मोस्ट पोजिशन है, जहां सबसे ज्यादा ऊंचाई पर जब ये बॉल पहुंचेगी वहां पर v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यदि v इज इक्वल टू 0 हो गया तो इस बिंदु पर गतिज ऊर्जा कितनी होगी भाई, 1/2mv² में v इज इक्वल टू 0 रख दो आप तो 0 आ जाएगा। इस बिंदु पर गतिज ऊर्जा कितनी हो गई, शून्य। लेकिन इस बिंदु पर स्थितिज ऊर्जा, इस बिंदु पर, तो सपोज मैं बोलता हूं बॉल h ऊंचाई ऊपर गई, बॉल ने कितनी ऊंचाई चढ़ी, h ऊंचाई, तो स्थितिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, mgh। आज समझ रहे हो। अब इसको थोड़ा सा आप, एक अभी आधी यात्रा हुई है, अभी बॉल क्या हुई, जमीन से लेकर आसमान तक पहुंची है, ठीक है, अब वहां से नीचे भी तो गिरेगी। तो आधी यात्रा में क्या हुआ, स्टार्टिंग में बॉल का जो स्थितिज ऊर्जा थी वो शून्य थी, लेकिन गतिज ऊर्जा मैक्सिमम थी, मतलब उसका कुछ मान था। यहां पर जाकर के गतिज ऊर्जा जब टॉप मोस्ट पोजीशन पे बॉल पहुंची, आखिरी पॉइंट पे बॉल पहुंची, वहां पर गतिज ऊर्जा शून्य हो गई, लेकिन स्थितिज ऊर्जा मैक्सिमम मान हो गया। अब वो यहां से बॉल जो है वापस नीचे आना स्टार्ट करती है, तो नीचे की यात्रा में बॉल यहाँ पर हल्का सा रुकेगी, मतलब बहुत कम टाइम के लिए, धीरे 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 बॉल ऊपर जाएगी, और यहाँ पर इसकी गतिज ऊर्जा शून्य हो गई, और अब ये हल्का सा यहाँ पर वेट करके और फिर नीचे की तरफ आना स्टार्ट करेगी। तो नीचे की तरफ आते टाइम भी ऐसा ही होगा, धीरे 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 इसका वेग धीरे धीरे बढ़ेगा, और अधिकतम वेग कहां पर होगा, जमीन पर टकराने से ठीक पहले इसका वेग अधिकतम हो जाएगा। तो यहाँ पर तो हमें पता है, यहाँ पर इसका जो गतिज ऊर्जा है वो 0 है, लेकिन इसकी जो स्थितिज ऊर्जा है वो मैक्सिमम है। अब धीरे धीरे क्या होगा, जमीन की तरफ आने लगी है, फिर से जमीन की तरफ आने लगी है, तो धीरे धीरे अब इसका जो गतिज ऊर्जा है ये बढ़ने लगेगी, धीरे धीरे ये बढ़ने लगेगी, और वापस क्या हो जाएगी, जमीन पर पहुंच जाएगी। ठीक है, अब जमीन पर पहुंचने से ठीक पहले, जमीन पर पहुंचने से, जमीन पर टकराने से ठीक पहले इसकी जो स्थितिज ऊर्जा है, बताओ यहाँ पर क्या हो जाएगी, यहाँ पर तो स्थितिज ऊर्जा शून्य है, लेकिन यहाँ पर इसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, इसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी ये 1/2mv²। ये हुआ बॉल का एक चक्कर। अब इसमें समझने वाली बात क्या है, इसमें समझने वाली बात यह है स्टूडेंट्स कि एक यात्रा में हम देख रहे हैं, एक यात्रा में जिस बिंदु से बॉल चलना स्टार्ट कर रही है वहां पर स्थितिज ऊर्जा शून्य है, लेकिन गतिज ऊर्जा मैक्सिमम है। एक बिंदु जहां पर गतिज ऊर्जा शून्य हो जाती है लेकिन स्थितिज ऊर्जा मैक्सिमम रहती है। ठीक उसके उसी प्रकार से दूसरे राउंड में भी इस प्रकार से घटना होती है। तो ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत कहता है स्टूडेंट्स कि ऐसा नहीं होगा किसी भी पॉइंट पर, ऐसा किसी भी पॉइंट पर नहीं होगा कि जो कुल ऊर्जा होगी वो किसी भी पॉइंट पर ज्यादा या कम हो जाएगी। कुल ऊर्जा का मान, मतलब इसको एक एग्जांपल से समझिए, यहाँ पर तो आपके पास मान नहीं है ना, तो मैं आपको मान से समझाता हूँ, ये बात समझ गए। अब मैं यहाँ थोड़ा सा वैल्यूज जो है चेंज कर रहा हूँ, वैल्यूज जो है थोड़ा चेंज कर रहा हूँ ताकि आपको और अच्छे तरीके से अब समझ में आ पाएगा। सपोज मैंने किसी वस्तु को, सॉरी ये जो बॉल है इसको मैं अब पृथ्वी से ऊपर की ओर फेंक रहा हूँ, ठीक है, पृथ्वी से ऊपर की ओर फेंक रहा हूँ, तो मैंने इसको, मुझे इसको कुछ वेलोसिटी देनी पड़ेगी, कुछ वेग देना पड़ेगा। मैंने इसे जो वेलोसिटी दी वो दी सपोज 5 मीटर पर सेकंड के वेग से मैंने इसको ऊपर की तरफ फेंका। कितने, 5 मीटर प्रति सेकंड। 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से अगर फेंका होगा इसे, तो इसका जो द्रव्यमान है सपोज वो 10 है। कितना है, 1 किलोग्राम हम बोलते हैं, इसका द्रव्यमान 1 किलोग्राम है, ठीक है। तो इसकी गतिज ऊर्जा कितनी आ जाएगी, 1/2mv², मतलब इसकी गतिज ऊर्जा आ जाएगी 25/2। अब इसका द्रव्यमान 2 लेते हैं हम, ठीक है। कैलकुलेशन जस्ट आपको एक मैं आइडिया देना चाहता हूं कि आप समझ पाए, 25 मीटर या फिर 25 जूल। तो अगर मैं वस्तु को इतने वेग से फेंक रहा हूं और इतना उसका द्रव्यमान है, तो यहाँ पर उसकी गतिज ऊर्जा, मैंने उसको 25 जूल की गतिज ऊर्जा मिल गई है वस्तु को। लेकिन स्थितिज ऊर्जा इस बिंदु पर क्या होगी, स्थितिज ऊर्जा इस बिंदु पर होगी 0, ठीक है ना। स्थितिज ऊर्जा इस बिंदु पर 0 होगी। जब वस्तु यहाँ ऊपर पहुंच जाएगी, मतलब ये टॉप मोस्ट पॉइंट पे, लास्ट वाले पॉइंट पे, वहां पर क्या होगा स्टूडेंट्स, वहां पर गतिज ऊर्जा हो जाएगी 0,
और ये जो स्थितिज ऊर्जा है ये हो जाएगी 25 जूल। ये जो स्थितिज ऊर्जा है ये हो जाएगी 25 जूल। क्यों हो जाएगी? क्योंकि ऊर्जा संरक्षण का नियम ये कहता है कि किसी भी बिंदु पर जो कुल ऊर्जाएं हैं, स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा, उसका मान नियत होता है। यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा यदि मैं निकालूं, यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा यदि मैं निकालूं 25 प्लस 0 तो कितना आएगा? 25 जूल। और यहां पर अगर मैं निकालूं गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा 0 प्लस 25 तो यहां पर भी कितना आएगा? 25 जूल। यही ऊर्जा संरक्षण का नियम कहता है। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है कि किसी वस्तु के लिए ऊर्जा जो है हमेशा संरक्षित होती है, या फिर उसकी जो स्थितिज ऊर्जा है एवं उसकी जो गतिज ऊर्जा है, दोनों का योग किसी भी बिंदु पर कांस्टेंट रहेगा। अगर ठीक यहाँ बीच की बात आप कर लीजिए, यहाँ बीच की किसी बिंदु की बात कर लीजिए, तो यहाँ पर सपोज अगर उसकी गतिज ऊर्जा 15 है, 15 जूल, तो उसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी? 10 जूल होगी, क्योंकि 25 जूल ही रहना है कुल ऊर्जा ने। कुल ऊर्जा ने 25 जूल ही रहना है पूरी यात्रा में। बात समझ पाए आप? तो ये ऊर्जा संरक्षण का नियम है स्टूडेंट्स। ऊर्जा संरक्षण का नियम हमें ये बताता है, ये जानकारी देता है कि पूरी यात्रा में जो कुल ऊर्जा है वो फिक्स रहती है। एक तरीका तो इसको बोलने का ये हो गया, एग्जांपल से समझने का एक तरीका ये हो। दूसरा तरीका क्या है? इस बात को मैं इस प्रकार से भी कह सकता हूँ स्टूडेंट्स, इस बात को मैं इस प्रकार से भी कह सकता हूँ कि जब किसी भी क्रिया में, ठीक है, जो ऊर्जा है वो ना तो हम कहीं बाहर से डाल सकते हैं, ना तो इसमें एक्स्ट्रा ऊर्जा होगी। यहाँ पे 25 जूल ऊर्जा थी कुल ऊर्जा, यही 25 जूल पूरी यात्रा में रहेगी इसके पास, ठीक है। ना तो हम इसमें एक्स्ट्रा, ये 25 से 30 नहीं हो सकता है और 25 से 20 नहीं हो सकता है। ना तो ऊर्जा ग्रहण हो सकती है, ना ही ऊर्जा की हानि हो सकती है। समझ रहे हो? ना तो इसमें ऊर्जा का योग हो सकता है अपने आप, और ना ही इसमें ऊर्जा की हानि हो सकती है। ना ही ऊर्जा उत्पन्न हो सकती है, ना ही ऊर्जा नष्ट हो सकती है। बस वो एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाएगी। यहाँ पर गतिज ऊर्जा 25 जूल है, तो यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा 25 जूल है। बात समझ रहे हो? तो ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत हमें ये कहता है कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है। हाँ, उसे एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। बात समझ गए स्टूडेंट्स? तो अब हम इसका स्टेटमेंट लिखते हैं ऊर्जा संरक्षण के नियम का। उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। आप इसे खुद से भी समझने की कोशिश कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको ये एग्जाम्पल लिया है, ये बहुत ही प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। तो जो आप खेलते हैं बॉल वगैरह, तो उसमें आप ये चीज एनालिसिस कर सकते हैं। वैल्यूज तो आपके पास नहीं रहेंगी उस टाइम, लेकिन आप इसको एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या है? ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत को हम ये बोलते हैं कि ऊर्जा परिवर्तन में ऊर्जा परिवर्तन ऊर्जा रूपांतरण ऊर्जा रूपांतरण जब हो रहा हो, ऊर्जा रूपांतरण की अवस्था में निकाय की। अब ये लैंग्वेज थोड़ा आपको स्टूडेंट्स इसी प्रकार से समझनी पड़ेगी और लिखनी पड़ेगी। फिर भी मैं समझा देता हूं। मैं यहाँ पर जो लिख रहा हूं, जो मैंने अभी बताया उसके आधार पर, निकाय की कुल ऊर्जा संरक्षित रहती है, ठीक है। इसका स्टेटमेंट, ऊर्जा रूपांतरण की अवस्था में, ऊर्जा रूपांतरित हो रही थी ना, गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में रूपांतरित हो रही थी, तो ऊर्जा रूपांतरण की अवस्था में निकाय की, निकाय क्या हो गया? जो हमारा सिस्टम है, जो हमने अभी बॉल वाला सिस्टम लिया था, वो हमारा निकाय हो गया, ठीक है। निकाय मतलब जहां भी हम प्रैक्टिकल को कर रहे हैं। ऊर्जा रूपांतरण की अवस्था में निकाय की कुल ऊर्जा जो है संरक्षित रहती है। कुल ऊर्जा संरक्षित मतलब जितनी है उतनी ही रहेगी। बात समझ में आ गई? तो ये जस्ट हमने वर्ड इसमें थोड़ा और ऐड कर लिए, इसको थोड़ा और अच्छे से लिख लिया। इसका जो स्टेटमेंट है, इस नियम के अनुसार, ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार, ऊर्जा की ना तो
उत्पत्ति हो सकती है, ना ही ऊर्जा का विनाश हो सकता है, लेकिन ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है, ना हम उसको उत्पन्न कर सकते हैं, ना हम उसको खुद से जनरेट क्रिएट कर सकते हैं, ना ही हम उसको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। जस्ट हम उसके रूप को, उसकी फॉर्म को चेंज कर सकते हैं। ये ऊर्जा संरक्षण का नियम या फिर ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत हमें कहता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है, बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है। ठीक है, एक तरीके से और लिख सकते हैं इसमें, रूपांतरण के पहले व रूपांतरण के बाद रूपांतरण के पहले व रूपांतरण के बाद कुल ऊर्जा नियत रहती है या फिर अचर रहती है। अचर रहती है। ठीक है, तो इतना आप ऊर्जा संरक्षण के नियम में दो तीन प्रकार से हमने उसे लिख लिया। ठीक है, तो ये ऊर्जा संरक्षण का आपका नियम है, ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, इसको आप लिख लीजिए, इसको आप समझ लीजिए, क्योंकि हमने अभी इसके ऊपर डिस्कशन किया था। इसके बाद हम जो बात कर रहे थे गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा वाली, यहाँ पर उसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं उसे भी देख लीजिए। जो प्रोसेस बताई थी उसके लिए बता रहे हैं, माना स्मॉल m द्रव्यमान की कोई वस्तु किसी ऊंचाई h से पृथ्वी तल पर गिराई जाती है। इस प्रक्रिया में वस्तु का जो वेग है v है। ठीक है, तो वही वाला एग्जांपल आ जाएगा। अतः ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार किसी भी बिंदु पर उस वस्तु की गतिज ऊर्जा एवं स्थितिज ऊर्जा का योग जो रहेगा वो अचर रहेगा या फिर नियत रहेगा या फिर कांस्टेंट रहेगा। गतिज ऊर्जा क्या होती है E के, स्थितिज ऊर्जा क्या होती है U इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। E के हम लिखते हैं 1/2 mv², U लिखते हैं mgh इज इक्वल टू
अचर लिख लीजिए या फिर नियत लिख लीजिए, ठीक है, कुछ भी लिख लीजिए, आप कांस्टेंट भी लिख सकते हैं। तो ये इस प्रक्रिया के लिए हमारे पास एक सूत्र हो, ठीक है। जैसे आपको एग्जांपल दिया था, अगर 25 जूल उसके पास एनर्जी है इस पॉइंट पर, तो पूरी प्रक्रिया में किसी भी बिंदु पर उसके पास जो कुल ऊर्जा होगी वो 25 जूल ही होगी। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ऊर्जा संरक्षण का नियम समझ में आया होगा, ठीक है। यहाँ पर आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग को हम उसकी यांत्रिक ऊर्जा भी कहते हैं, ठीक है। तो इसे एक नोट में लिख लीजिएगा आप, इसे आप एक नोट में लिख लीजिए। नोट, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा का योग उसकी यांत्रिक ऊर्जा होती है, ठीक है। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा का योग उस वस्तु की यांत्रिक ऊर्जा होती है। मतलब जो गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा है, इसको मैं यांत्रिक ऊर्जा भी कह सकता हूँ, ठीक है ना, जो यंत्रों की ऊर्जा। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक देखा, वो टॉपिक था ऊर्जा संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। और इसके पहले हम एक और कंजर्वेशन का लॉ पढ़ चुके हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन के लॉ में संरक्षण के जो नियम है स्टूडेंट्स, उनमें आपको एक बात ध्यान रखनी ये है कि इनको हम प्रूव नहीं कर सकते, मैथमेटिकली प्रूव नहीं किए जा सकते, इनको प्रयोगों के आधार पर सिद्ध किया जाता है, ठीक है। तो जैसे मैंने एक एग्जांपल दिखाया आपको, वो एक प्रयोग था, उसके आधार पर हम इस बात को प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की क्लास में जो जो बातें बताई गई वो समझ में आई होंगी। एक बार मैं क्विक रिवाइज आपको करवा दूं। आज की क्लास में हमने ऊर्जा संरक्षण के नियम को पढ़ा। ऊर्जा संरक्षण का नियम ये कहता है कि किसी भी प्रक्रिया में, ऊर्जा रूपांतरण की किसी भी प्रक्रिया में जो निकाय की कुल ऊर्जा है वो कांस्टेंट रहती है। अर्थात इसको हम इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही हम उसे नष्ट कर सकते हैं, बस उसके एक रूप को दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। यही ऊर्जा संरक्षण का नियम है। इसके अनुसार हम देखते हैं कि हमने एक एग्जाम्पल लिया था, यदि मैं किसी वस्तु को स्वतंत्रता पूर्वक किसी ऊंचाई से जमीन की तरफ गिरा दूं, तो उस अवस्था में उस वस्तु के पूरे रास्ते में जो रास्ता वो फॉलो करेगी, उस रास्ते के किसी भी बिंदु पर उसकी कुल यांत्रिक ऊर्जा जो होगी वो कांस्टेंट रहेगी। मतलब कि गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग किसी भी बिंदु पर अचर रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, समान रहेगा। बात समझ में आ गई? तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अपनी अगली क्लास में, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। आज की क्लास जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।